नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं भारतीय संविधान के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में। सन 1600 में ही एक एक्ट पारित हुआ था। एक क्या हुआ? एक्ट पारित हुआ था। सन 1600 में एक एक्ट पारित हुआ, और वो एक्ट किसने पारित किया था? वो एक्ट पारित किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। बात क्लियर है यहाँ तक? बात करें सन 1600 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें था क्या? सन 1600 में जो एक्ट पारित हुआ था, 1600 में एक्ट जो पारित हुआ था उसमें कई चीज़ें बताई गई थी। जैसे उसमें कहा गया था कि पूर्वी देशों से व्यापार करने की एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। पूर्वी देशों से जो व्यापार करने की समय सीमा थी वो निर्धारित की गई थी। कितनी कर दी गई? वो 15 वर्ष। उसमें बताया गया था कि आप पूर्वी देशों से 15 वर्ष तक व्यापार कर सकते हैं। सन 1600 में जो एक्ट पारित हुआ उसमें बताया गया कि आप जो पूर्वी देशों से 15 वर्ष तक जो है व्यापार कर सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में इस व्यापार को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। इसमें बताया गया कि विषम परिस्थिति में व्यापार को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 15 वर्ष तक के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई, तथा ये बताया गया कि इसको किसी भी स्थिति में 5 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो मैंने आपको बताया 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन थे? इस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर होता था। एक कौन थे? गवर्नर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर थे, प्लस 24 अन्य सदस्य थे। 24 क्या थे? अन्य सदस्य थे। अर्थात कुल 25 सदस्य थे इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। 24 और 25, कुल कितने थे? 25 सदस्य थे। गवर्नर और उसके साथ जो 24 लोग थे उनको क्या कहा जाता था? गवर्नर और 24 लोगों को गवर्नर और उनकी परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिषद कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर था, 24 अन्य सदस्य थे, कुल मिला के 25 लोग थे, जिसको गवर्नर और उसकी परिषद कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में एक अधिनियम आया सन 1726 में। इसके बाद में एक अधिनियम आया सन 1726 में। तो 1726 का चार्टर एक्ट 1726 में एक अधिनियम आया जिसको बताया गया कि 1726 का चार्टर एक्ट। क्लियर है? 1726 के चार्टर एक्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। जैसे 1726 के चार्टर एक्ट में बताया गया था कि जो प्रेसिडेंसियाँ थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? एक तो थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक और प्रेसिडेंसी थी। यानी 3 प्रेसिडेंसी थी। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी, इनके लिए नियम पहले कहाँ से बनाए जाते थे?
पहले बनाए जाते थे इनके लिए, इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके लिए नियम बनाता था। लेकिन 1726 के एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी को और बम्बई प्रेसिडेंसी को जो नियम बनाने की जो शक्ति थी वो गवर्नर और उसकी परिषद को दे दी गई। जो विधि यानी कि कानून, विधि मतलब कानून बनाने की जो शक्ति थी वो किसको दे दी गई? वो दे दी गई गवर्नर प्लस उसकी परिषद को। गवर्नर और उसकी परिषद को क्या दे दिया गया? कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। क्लियर है यहाँ तक? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर और उसकी परिषद को दे दी गई। लेकिन पहले इनके लिए नियम कौन बनाता था? पहले इनके लिए भी तो नियम बनते होंगे। तो पहले इनके लिए नियम जो है इंग्लैंड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता था। क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके लिए पहले बनाता था। अब इनके लिए कौन बनाएगा? गवर्नर और उसकी परिषद। ये बताया गया सन 1726 के चार्टर एक्ट में। बात करें इसके बाद की, इसके बाद 1726 के बाद में 1773 में, जी हाँ 1773 में, 26 हो गया, 26 के बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, दोस्तों ध्यान से सुने इसको, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में बताया गया, जब ये एक्ट आया, मैं आपको बता देता हूँ, पहले ध्यान से सुने। जब ये एक्ट आया उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश के, प्रश्न आ जाता है कि जब ये 1773 का एक्ट आया तो उस समय ब्रिटिश के कौन प्रधानमंत्री थे? तो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये कौन थे? ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट में हमको क्या बताया गया? इस एक्ट में हमको बताया गया कि जो प्रेसिडेंसियाँ थी, कौन कौन सी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। कौन सी? बम्बई प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो थी ये किसके अंडर में आ गई? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई। एक बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई। किसके अंतर्गत आ गई हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्लियर है? तथा बंगाल के गवर्नर को, इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर को कौन बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे सन 1774 में, सन 1700, इसके बाद में एक साल बाद, चलो मैं आगे बताऊंगा। तो 1773 का जो एक्ट लागू हुआ था, उसे लागू करने से पहले जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक समिति बनाई थी। इसको लागू करने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई थी। उस समिति का क्या नाम है? प्रश्न आ जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है
जब लागू हुआ था, उसे लागू करने से पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक समिति बनाई थी। वो समिति कौन थी? उसको जो है गुप्त समिति का नाम दिया गया था। गुप्त समिति। कौन सी समिति थी? गुप्त समिति। कौन सी समिति थी वो? गुप्त समिति बनाई थी। क्लियर है? बात करें कि 73 के बाद क्या क्या हुआ था इसमें, और इसमें हुआ था कि कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस बिना प्राप्त किए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते थे। तो जो कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? ये सब अभी 1773 के एक्ट में चल रहा है। 1773 के एक्ट में बताया गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई, तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने से पहले या लागू करने से पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो कि लॉर्ड नॉर्थ थे, इन्होंने एक समिति बनाई थी। उस समिति का नाम था गुप्त समिति। क्या नाम था? गुप्त समिति। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर बात करें कि 73 के बाद में सन 1774 में, कब? सन 1774 में, सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्लियर है? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सन 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अच्छा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे उसमें मुख्य न्यायाधीश था। तथा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम था लैम्बेस्टर, तीसरे का नाम था हाइड। एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लैम्बेस्टर और हाइड थे। क्लियर है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने से पहले मैंने आपको बताया गया है कि एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था गुप्त समिति। 1773 के एक्ट को जब लागू किया गया तो इसमें कुछ दोष थे, इसमें कुछ कमियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए सन 1783 में लॉर्ड नॉर्थ प्लस फॉक्स ने एक डंडाज अधिनियम पास कराने की कोशिश की। 1773 के एक्ट को 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम पास कराया गया। एक अधिनियम पास कराया था। कब कराया था? सन 1783 में। कब? 1783 में। उस अधिनियम का क्या नाम था? उस अधिनियम का नाम था डंडाज अधिनियम। डंडाज अधिनियम।
लेकिन ये अधिनियम पास नहीं हुआ, लेकिन ये अधिनियम क्या हुआ, पास नहीं हुआ। क्लियर है। इसको पास कराने की कोशिश किसने की थी, लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, और फॉक्स। इसको पास कराने के लिए किसने कोशिश की, तो लॉर्ड नॉर्थ ने, लॉर्ड नॉर्थ प्लस फॉक्स ने, इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये अधिनियम पास नहीं हुआ। तो प्रश्न बनता है कि डंडाज अधिनियम किससे संबंधित है, तो डंडाज अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक। अगर प्रश्न में कमियां नहीं आता है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देगा, उसमें आप लोगों को ये उत्तर लगा देना है। बात करते हैं इसके अलावा 1781 की। 1781 बात करते हैं हम 1781। 1781 के अधिनियम को 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। 1781 का जो एक्ट है उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। सेटलमेंट 1781 का जो एक्ट है उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। क्लियर है। इसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, कौन कौन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, और कौन सी प्रेसिडेंसी थी, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। अब 2 प्रेसिडेंसी और बनी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी और बिहार प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बिहार प्रेसिडेंसी, और उसी उड़ीसा प्रेसिडेंसी। पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अब इसमें बिहार और उड़ीसा, यानी कि कितनी प्रेसिडेंसियाँ हो गई, 5। इन 5 प्रेसिडेंसियों को, पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थी, अब ये 5 प्रेसिडेंसियाँ किसके अधीन थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के। किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थी। क्लियर है। ये 5 प्रेसिडेंसियाँ बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई। क्लियर है यहाँ तक। 5 प्रेसिडेंसियाँ बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई। तथा ये भी बताया गया कि इन 5 प्रेसिडेंसी के लिए जो नियम बनाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, अब कौन बनाएगा इनके लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगी। पहले कौन बनाता था, गवर्नर और उसकी परिषद बनाते थे, लेकिन अब इन प्रेसिडेंसियों के लिए जो नियम, जो कानून बनाया जाएगा वो बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगी। तो इन सब के लिए कानून बनाने का कार्य या शक्ति किसको दे दी गई, बंगाल प्रेसिडेंसी को दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी को दी गई। क्लियर है यहाँ तक। बंगाल प्रेसिडेंसी को ये अधिकार दे दिया गया कि वो इन 5 प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाएगी। तथा इस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी सन 1774 में, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। सीमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। कहाँ सीमित कर दिया गया कि गवर्नर और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर रखा गया। गवर्नर प्लस उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ इनके ऊपर कार्य नहीं करेंगी, यानी गवर्नर और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ थीं उनसे बाहर कर दिया गया। क्लियर है। तथा राजस्व की जो अधिकारिता थी, राजस्व की जो
अधिकारिता थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से बाहर रखा गया। राजस्व अधिकारिता को भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से बाहर रखा गया। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक ये 1781 के एक्ट में बताया गया था। यहाँ तक क्लियर है कि जो 5 प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा, इन सबको जो है 5 प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा इन 5 प्रेसिडेंसियों के लिए जो कानून बनाने की शक्ति थी वो जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दी गई तथा इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ थीं, जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में जो स्थापित किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, उस सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। गवर्नर और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से, जो अधिकार क्षेत्र था, उससे बाहर रखा गया तथा राजस्व की जो अधिकारता थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से बाहर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद में आया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया अभी नोट ना करें, पहले इस वीडियो को आराम से एक बार देख लें, सुन लें, उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को प्ले करें और जो भी आप लोगों को नोट्स बनाना ना भूलें। जो भी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं वो दूसरी बार में नोट्स बनाएं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखते समय अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। दोस्तों बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या था? इस एक्ट में बताया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा। कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, यानी कि उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा। कंपनी का जो है कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि कोई राज्य केंद्र का नियम नहीं मानता है, यदि इस नियम में बताया गया इस एक्ट में, यदि कोई राज्य केंद्र का नियम नहीं मानता, जो केंद्र के जो नियम थे उन नियम को नहीं मानता, तो गवर्नर जनरल वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती थी। गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई कि वो उस राज्य की सरकार को जो है बर्खास्त कर सकती थी। क्लियर है? यदि कोई राज्य केंद्र का नियम नहीं मानता तो गवर्नर जनरल वहाँ की सरकार को बर्खास्त क्या कर सकता था? बर्खास्त कर सकता था, ये बताया गया। यदि राज्य केंद्र का नियम नहीं मानता है तो गवर्नर जनरल वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें बताया गया, इस एक्ट में एक चीज़ और बताई गई कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो कंपनी के राजनीतिक जो कार्य थे, राजनीतिक कार्य एवं वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। क्लियर है? इस एक्ट में बताया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया गया कि राज्य को केंद्र का नियम मानना ही होगा, अगर वो केंद्र का नियम नहीं मानेगा तो गवर्नर जनरल वहाँ की सरकार को बर्खास्त जो है कर सकता था। कंपनी के राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? ये बताया गया सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब बात करते हैं 1786 के एक्ट की। एक एक्ट आया सन 1786 में। सन 1786
का एक्ट, एक एक्ट आया सन 1786 में, 84 के बाद में 86 में। इस 86 वाले एक्ट में क्या बताया गया, इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई। इसमें बताया गया कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त हुई। क्लियर है। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त हुई। अब प्रश्न बनता है कि सन 1786 के जो एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल था कौन। सन 1786 में गवर्नर जनरल कौन था। तो सन 1786 में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है गवर्नर जनरल था 1786 के एक्ट के समय। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जो है अमेरिकी क्रांति में मुख्य सेनापति रहा था। अमेरिका में जो क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति में ये कौन था, ये मुख्य सेनापति था। अमेरिकी क्रांति में यह मुख्य सेनापति था। क्लियर है यहाँ तक। जो अमेरिका की क्रांति में मुख्य सेनापति था। ये हो गया सन 1786 का एक्ट। बात करते हैं सन 1793 के एक्ट के बारे में। सन 1793 के एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सन 1793 का एक्ट, सन 1793 का एक्ट। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में बताया गया कि नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से देने की घोषणा की गई। नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों को, नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों को, नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से, वेतन भारत के राजस्व से देने की घोषणा की गई। ये सन 1793 के एक्ट में बताया गया कि जो नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड जो था उसके सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से देने की घोषणा की गई। क्लियर है यहाँ तक। तथा ये भी बताया गया कि सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। जो भी कानून बनेंगे अब उन कानूनों की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को दे दिया गया। सन 1793 के एक्ट में सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को। अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, दे दिया गया। ये बताया था सन 1793 के एक्ट में। क्लियर है यहाँ तक। 1786 का हो गया, 1793 का हो गया। अब 1793 के बारे में बात करेंगे, 1793 के बाद में बात करेंगे 1813 का। 1813 का चार्टर एक्ट। ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्ट है 1813 का, ये बहुत जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अर्थात भारतीय शिक्षा अधिनियम। इसको जो है भारतीय शिक्षा अधिनियम कहा जाता है। भारतीय शिक्षा अधिनियम कहा जाता है इसको। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया इसमें 2 अधिनियम पास हुए। इसमें कितने अधिनियम पास हुए,
2 अधिनियम पास हुए। कौन कौन से अधिनियम पास हुए? एक तो हुआ भारतीय शिक्षा अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम एक पास हुआ, भारतीय शिक्षा अधिनियम। दूसरा पास हुआ था कौन सा? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। भारतीय शिक्षा अधिनियम और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, ये दोनों अधिनियम जो है इसमें पास हुए थे। क्या हुए थे? पास हुए। अब इन अधिनियमों में था क्या? इस अधिनियम के अंतर्गत था, जैसे बात करें पहले भारतीय शिक्षा अधिनियम की, तो भारतीय शिक्षा अधिनियम में बात करें हम, भारतीय शिक्षा अधिनियम की बात करें तो इसमें बताया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। ये भारतीय शिक्षा अधिनियम में था। वहीं बात करें अगर धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की, वहीं बात करें धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की, तो इसमें क्या था? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम में बताया गया कि ईसाई पादरी भारत बुलाए। इस अधिनियम में ईसाई पादरी जो भारत आए और ये बताया गया कि पुत्र को